नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किहोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर शायद बातचीत तो हो रही है, लेकिन जो एक जमीनी हकीकत है उससे शायद हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक हकीकत वो है जो फैक्चुअल है और एक हकीकत वो है जो वर्चुअल है। अब फैक्चुअल हकीकत क्या है और वर्चुअल हकीकत क्या है? प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा बहुत सिंपल है। जीता कौन? चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए। दो गठबंधन थे आमने सामने। एक गठबंधन ने 293 सीटें ली, दावा पेश किया, सरकार बना ली। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात है कि न्यूज टाइम ने अभी तक 4 तारीख के बाद एक भी खबर ऐसी नहीं दी है जिसके द्वारा हम ये कह सके कि हम कोई सनसनी फैलाएंगे। हमने कोई खबर नहीं दी। हमने ये भी नहीं कहा कि आज रात को सरकार पलट जाएगी, आज रात को कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं कहा है। हमने ये भी नहीं कहा कि कुछ लोग रुख बदल सकते हैं। हम बिल्कुल जो जमीन पर हमें दिखाई दे रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं कि जमीन में इस समय मेजोरिटी किसकी है। हम उसको आधार मान के चल रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि चोट तो लगी है एनडीए गठबंधन को, अच्छी खासी चोट लगी है और जनता ने चोट दी है। और एक जगह ऐसी है जो अपनी नैतिक विक्ट्री को क्लेम कर रहे हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जीता कौन? जीत हुई किसकी है? अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जीता वही है जिसने सरकार बनाई है और कोई नहीं है। क्या कहते रहे कि जैसे जो जीता वही सिकंदर। तो वो सब हो रहा है। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके जवाब लेकिन ट्रिकी नहीं है, विस्तारित जवाब है। हर व्यक्ति इसे अपने चश्मे की नजर से देखता है कि अल्टीमेटली जिसने सरकार बनाई वो जीता या जो विपक्ष में बैठा वो जीता। पर एक बात तो तय है, आने वाले समय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। लेकिन आज की तारीख में जो शक्तियां हैं, सरकार चलाने की शक्तियां हैं, वो तो एनडीए के पास है। प्रधानमंत्री उनका है, मंत्रिमंडल उसका है। और एक खास बात और हुई है कि राष्ट्रपति ने, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, शायद उन्हें अपना बहुमत प्रूव करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि उनको लगा कि इनके पास 293 मेंबर है, बहुमत है, तो उन्हें बहुमत प्रूव करने को नहीं कहा गया है। हालांकि एक टेस्ट तब हो सकता है जब स्पीकर की वहां पर नियुक्ति होगी कि वहां पर कौन कितने पानी में, कौन किसके साथ है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के रंग थोड़े से बिगड़ने शुरू हो गए हैं और नाराज लग रहे हैं इंडिया गठबंधन से। वो पहले एनडीए गठबंधन में थे, तो शायद हो सकता है उनको वहां से एक मिनिस्टरशिप का, एमओएस का न्योता मिला हो, तो उनकी बात थोड़ी सी अलग हो रही है। और कुछ सुर बदले हुए अब नजर आ रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस के एमपीस के भी। कब क्या हो जाए पता नहीं। फिलहाल जमीन पे स्थिति यह है कि सरकार एनडीए की है, सरकार मोदी की है जो प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील शुक्ला जी, विवेक देशपांडे जी और दिनेश कंवर जी लगता है फिर से कार में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संपर्क आ रहा है, जा रहा है। होपफुली कि इस बार वो जहां जा रहे हैं तो उनके वो सिग्नल मिल जाए तो शायद हम उनसे बातचीत कर पाए। जी, दिनेश कंवर जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। दिनेश जी, यहाँ पर है सिग्नल आपके? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप में आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही आ रही। मैं तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको कर लूं कि आप बीच में रुके हैं। पहाड़ों में चलते चलते सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, तो कम से कम यहाँ रुककर आप थोड़ी सी हमसे बात कर पाएंगे और बीच में फीड देके आप निकल भी सकते हैं आप सर। जी जी सर। तो हमारा प्रश्न यही था कि जीता कौन? जिसने सरकार बनाई वो जीता या जो विपक्ष में बैठेगा वो जीता? नैतिक विक्ट्री तो बहुत सारे लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल विक्ट्री उसी की है जिसकी सरकार बनी है, जिसने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। दिनेश कुमार जी, इसके ऊपर आपकी मैं एक बड़ी टिप्पणी चाहूंगा कि जीता कौन? सर निसंदेह इस वक्त तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जीते तो वही हैं। इसमें इसमें हमें कोई दूसरी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो टिप्पणियां हो रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हताशा बहुत ज्यादा है।
और हताशा के साथ निराशा भी है। हम्म। मसला ये है कि जो पहले 303 के आंकड़े पर डिक्टेट किया जा रहा था, अब उस पर भी नियंत्रण है। हालात इस कदर हैं कि ना ये वो बोलते हैं ना, वो निवाला है जो ना निगले बनता है ना उगले बनता है। तो हालत हम्म। इस तरह की है। परिस्थितियां बेशक इस वक्त सत्तारूढ़ एनडीए के साथ हैं। अपने तरीके से उन्होंने चीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार प्रश्न यही उठ रहा है कि नीतीश जी कहाँ कब तक साथ हैं, और चंद्रबाबू नायडू का क्या रहेगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये इस वक्त सारी एक दूसरे को उलझा रही हैं। हमारे यहाँ एक नया उलटफेर ये हो गया है कि अनुराग ठाकुर जो हमारे यहाँ से मंत्री थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के, उनको हम्म। उनको इंडक्ट नहीं किया गया, और उनकी जगह हिमाचल से इस वक्त अब जेपी नड्डा जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये बदलाव बेशक इसी पार्लियामेंट में था। इसी पार्लियामेंट से नड्डा जी आते हैं, और इसी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से अनुराग सिंह ठाकुर आते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट, 2 इन राज्यसभा एंड 1 इन लोकसभा। दैट इज सिकंदर कुमार हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, इसी पार्लियामेंट से आते हैं। तो ये 3 लोग, हम इन 3 में से किसी एक को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय था। और चूंकि नड्डा जी, जेपी नड्डा जी नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं, तो ये सोचा जा रहा था कि अनुराग ठाकुर एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और वो स्थिति बदस्तूर बनी रहेगी। लेकिन अभी उनको ड्रॉप आउट करने से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर फिर से मंत्री कहीं एडजस्ट कर किए जा सकते हैं एज अ मिनिस्टर। लेकिन उससे ज्यादा जो हलचल है, जिस मुद्दे पर हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि जीता कौन। और इस जीत को एनडीए सेलिब्रेट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ले ली है, उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने शपथ ले ली है, तो वो डेफिनेटली जीते हैं। और चूके हैं तो इंडिया गठबंधन के लोग कहीं इसमें चूक गए हैं, जो चीज वो सोच रहे थे कि वैसे हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि राहुल गांधी एस्टेब्लिश होकर उभरे हैं। उसका कारण क्या है? जो मुद्दे जहां जहां जिस लेवल पर उन्होंने उठाए हैं, और वो जो राहुल गांधी जिनको पप्पू डिक्लेयर करने के लिए अरबों रुपया इन्होंने खर्च दिया, वो राहुल गांधी आज 2 जगह से 3.5 लाख से ज्यादा, ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब के वोट के अंतर से जीत कर इस वक्त वहां खड़े हैं। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, वो वाराणसी में जिस तरह से वो पिछड़ने लगे थे इनिशियल राउंड्स ऑफ काउंटिंग में, उससे तो मतलब ये एहसास होने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ने वाली है, और वो पिछड़ी भी। मैंने आपको इलेक्शन से शायद 1 डेढ़ महीना पहले एक डिस्कशन में ये कहा था कि ये 240 और 250 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। और ये मेरा अनुमान इन्हीं चीजों के ऊपर था कि जो लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि ये जो गठबंधन सरकार है ये क्या कर रही है और किस तरफ को जा रही है। यहाँ पर एक चीज से आप मेरे बात से सहमत होंगे कि इनके साथ के जो एलाइज थे, वो भी इनसे छूट छूट कर जाने लगे थे। बहुत सारे 28 शायद ऐसे छोटे बड़े ऐसे ग्रुप थे जो इनको छोड़ छोड़ चुके थे। तो कुल मिलाकर ये जो इनका जो पतन है, जिसको बोलते हैं एक शीर्ष पे जाने की बात और उससे नीचे आने की बात, तो इनका जो शीर्ष था वो 303 वाला था। अभी ये कहां पर पहुंच गए हैं? ये 240
40 पर 241 या 240 इनका आंकड़ा खड़ा है। तो ये जो आंकड़ा खड़ा है, ये क्यों खड़ा है? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनके जो प्लानिंग्स हैं, ये सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ़ झूठ के ऊपर राजनीति करते रहे। तो झूठ जो है हम यहीं पर ये भी चर्चा हुई है कि हम ये जो काठ की हांडी है वो बार-बार नहीं चढ़ती और इस बार जनता ने बता दिया है कि किस तरफ को देश को जाना चाहिए। बेशक ये जीते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड था वो इनको अब छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये सरकार कहीं स्थिर हो सकती है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ ऐसे कुछ नेता ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि अ, ये जो चल रहा है ये आप मानकर चलें कि नवंबर या दिसंबर, इससे लंबा चलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आरएसएस के साथ कुछ जुड़े लोग अपना नाम नहीं वो उजागर करना चाहते और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है हर चीज़ को, ये नाराज़गी और सबसे बड़ी आपको बात बताऊँ, ये नाराज़गी 2 लोगों से है, माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। इन 2 लोगों से ज़्यादा नाराज़गी है, बाकी लोगों से नाराज़गी नहीं थी, चाहे वो नितिन गडकरी थे, चाहे वो राजनाथ सिंह थे, चाहे वो दूसरे लोग थे, उनसे नाराज़गी हमें देखने में नहीं मिली। लेकिन इन 2 लोगों से इनका जो रवैया है, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ से भी लोग मेरे को नाराज़ नहीं दिखे। जो एक जो यूपी का जो क्लाउट हमारे यहाँ लोग आते हैं, बहुत काम करने के लिए आते हैं, बिज़नेस पर्पसेज़ के लिए आते हैं। यूपी वाले भी कोई बड़ा योगी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वहाँ जो मसला हुआ, एक वाराणसी में जो डेवलपमेंट और अयोध्या की जो डेवलपमेंट के साथ उन्होंने आस-पास जो कॉरिडोर बनाए और उसके लिए जो बुलडोज़र चला, उस बुलडोज़र ने यूपी को बता दिया कि ये बुलडोज़र आप घरों पर नहीं चला रहे हैं, ये आप अपनी आइडियोलॉजी को ज़ाहिर कर रहे हैं, जो कि फ़ैनेटिक अप्रोच है आपकी। तो उस अप्रोच से लोग परेशान होकर वो उनके खिलाफ गए हैं। आप देखिए कि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर हिमाचल में जो रिज़ल्ट्स आए हैं, 4 की 4 सीटें इन्होंने जीती हैं, मैं इनको 2 सीटें देकर ऐसा मुझे लग रहा था कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। लेकिन राम मंदिर ने यहाँ बहुत इम्पैक्ट किया है और जिसकी वजह से ये वोटिंग पैटर्न और इसमें महिलाओं का प्रतिशतता ज़्यादा है सर। यहाँ महिलाओं ने वहाँ पर वोट ज़्यादा किया। तो ये जो पैटर्न यहाँ पर था क्योंकि वहाँ अयोध्या में आप बहुत सारी सीटें हार गए। 1 नहीं 5, 6, 7 और यहाँ आप अयोध्या से बाहर आप उसका प्रपंच या प्रोपेगेंडा करके आप सीटें जीत गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हकीकतन लोगों तक पहुँचाने में विपक्ष जो है, वो थोड़ा-सा नाकाम रहा है और शायद उनका ये भी एक कारण रहा होगा कि वो कास्ट और रिलिजन के ऊपर सोसाइटी को डिवाइड नहीं करना चाहते और ऐसा वो उनका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी होगा कि हम इसके पक्ष में या विपक्ष में कुछ अपना एक रवैया जो है वो बरकरार बना के रखेंगे, बैलेंस बनाकर वहाँ पर चलेंगे। तो इस कारण से ये इस वक़्त का जो माहौल पार्लियामेंट में बना है, डेफ़िनेटली जीत उनकी हुई है, वो सत्तारूढ़ हुए हैं, लेकिन देश जीता है सर। सो जी, दिस इज़ द रीज़न। बेसिकली देश जी, जीता है और लोकतंत्र की विजय हुई है, ये मैं आपको कहना जी। दिनेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बीच में आपने कार रोकी, आप ट्रैवल कर रहे थे और आपने ये महत्वपूर्ण फीड दी है। आप अपनी यात्रा के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ रहे सर। थैंक यू सर, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद सबको आपका। नमस्कार। सो नमस्कार सर, सो काइंड ऑफ यू सर। सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ।